पहले इसको स्टेट लिस्ट में लाइए, कॉन्करेंट लिस्ट में लाइए, फिर उसको जो है आप जो है वो इस पर एक फंडामेंटल राइट बनाइए, और फिर उसके बाद एक कानून बनाइए, और कानून में ये लिखा हो कि अलग अलग राज्यों को निर्देश दिया जाए, कानून के अंदर मैंडेट हो कि आप इतने समय के अंदर इतनी फैकल्टी। अभी क्या होता है, एक डायलिसिस के लिए अलीगढ़ का बंदा, हमारे 100 किलोमीटर के करीब है अलीगढ़ दिल्ली से, एक डायलिसिस के लिए वो कहता है सर मैं आ जाऊंगा, मेरा डायलिसिस करा दो यहाँ पे, मेरे पास पैसे नहीं और वहाँ कोई सुविधा नहीं है, दिल्ली आ जाऊंगा मैं। क्यों नहीं है भैया वहाँ पे डायलिसिस? अब वो जो डायलिसिस का पेशेंट आएगा जाएगा वो तो उसी में मर जाएगा आने जाने में, मतलब उसकी जो होगा उसको रेस्ट चाहिए, डायलिसिस करने के बाद बंदे को रेस्ट चाहिए, अब वो फिर बस में बैठ के जाएगा या ट्रेन में जाएगा तो वो तो खींचातानी में ही मर जाएगा ना। तो उसको आपने करा क्या आपके लिए? तो व्यवस्था ही नहीं है। आज दिल्ली के अंदर 30-35% जो है पेशेंट, 30-35% पेशेंट दिल्ली के बाहर से आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेलकम है दिल्ली, लेकिन बट क्वेश्चन ये कि आपके वहाँ क्यों नहीं सुविधा है। और अभी क्या हो रहा है देश के अंदर, मैं आपको बताऊँ इंटरेस्टिंग एक बात, कि गांव में अगर आप बीमार हो गए गांव में, तो आपका गांव का डॉक्टर जो है ना, तहसील के सरकारी डॉक्टर के पास, सरकारी की बात कर रहा हूँ मैं, सरकारी डॉक्टर के पास भेज देता है तहसील के, और तहसील का डॉक्टर क्या करता है, आपको डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर के पास भेज देता है, और डिस्ट्रिक्ट का डॉक्टर क्या करता है, आपका जो राज्य है ना, राज्य का जो कैपिटल है उसके अस्पताल में भेज देता है, और फिर वो क्या करता है, वो फिर सीधा उसको दिल्ली भेज देता है, देश के कैपिटल के अंदर, कि जाओ एम्स में जाओ, वहाँ इलाज कराओ। तो ये क्या है? उसको वही अगर उसको गांव में ही उसको इलाज होना चाहिए, अगर गांव में ऐसा है कि भाई पॉसिबल नहीं है तो तहसील पे होना चाहिए, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, है कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए लोगों के लिए, जहां सुपर स्पेशलिटी के ट्रीटमेंट हो सके, है तो यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ तो वो कई बार हॉस्पिटल में आप ले जाओगे, डिलीवरी केस है, वहां तो नर्स है ना डॉक्टर है, आ रहा है जी, वो डॉक्टर आ रहा है जी, फोन कर दिया है जी, नर्स को बुला लिया है जी, आ रही है जी, और आपका डिलीवरी हो जाएगा वहीं पर बैठे बैठे। ये हालत होती है कि नहीं होती है? इसमें होती है कि नहीं होती? बताओ नहीं होती तो बताओ नहीं होती है। तो ये चीजें हैं मतलब इम्पोर्टेंट, कि हमें हेल्थ में भी, और मैं आपको सिर्फ एक लास्ट में एक बात कह के खत्म करता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने राइट टू हेल्थ में किया है, वो ये किया है, और मैं आपको किस्से से ही शुरू करता हूँ। एक लड़का, एक सिराजुद्दीन जो रिक्शा चलाता है दिल्ली के अंदर, उसके 5 बच्चे थे, और उनको रेयर डिजीजेस का नाम सुना आपने? रेयर डिजीजेस क्या होती है कभी? रेयर डिजीजेस, तो वो उसके 5 बच्चों को ना रेयर डिजीजेस थी, है उसको गौचर के नाम से बीमारी मानी जाती है, गौचर। तो दुनिया में ना रेयर डिजीजेस है 800-900 के करीब आइडेंटिफाई हुई है। इलाज सिर्फ 4-5 का है, और 4-5 का भी जो इलाज है वो बहुत कॉस्टली है, मतलब पैसे वाला भी नहीं उसका इलाज करा सकता, इतना कॉस्टली है। तो वो जो मैं किस्सा सुना रहा हूँ सिराजुद्दीन का, तो उसके 4 बच्चे जो है ना वो ऑलरेडी मर गए गौचर की बीमारी से। एक 5वां बचा था, मोहम्मद अहमद, 8 साल का था उस वक्त, वो 2013 के अंदर। तो वो एम्स में गया, एम्स वालों ने उसको एक सर्टिफिकेट दिया, 2013 की बात बता रहा हूँ, कि 4,80,000 रुपए हर महीने इसकी दवाई का खर्चा होगा, और लाइफ लॉन्ग होगा, 4,80,000 ये सर्टिफिकेट दिया। तो किसी ने उसको बोल दिया जाओ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, वहां पर जो है आपको मिल जाएगा पैसा। वो गया बड़ी उससे कि भाई मिल जाएगा, तो वहां पे उसने वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बोले पागल हो गया है, यहाँ लोगों को 10 रुपए की दवाई नहीं मिलती है, तो 4,80,000 रुपए पर मंथ है बच्चे का ट्रीटमेंट कौन देगा? तो वो वहां पे ना रो रहा था। जब वो रो रहा था तो कोई पत्रकार था, उसने उसको नोटिस किया कि ये रो रहा है, तो उससे पूछा, उसने सारा किस्सा सुनाया कि 4 बच्चे मेरे ऑलरेडी खत्म हो गए, और ये 5वां ये भी खत्म हो जाएगा, इसको भी वही बीमारी है। और तो उसने क्या करा, मेरा नंबर दे दिया। जब मेरा नंबर दे दिया तो वो मेरे पास आ गया। जब मेरे पास आया तो मेरी भी आंखें खुली रह गई कि यार यहाँ तो लोग मतलब उनके पास घर से हॉस्पिटल तक का किराया तक नहीं होता, और लोग इस डर से
हॉस्पिटल तक नहीं आते, सरकारी अस्पताल तक नहीं आते। और फिर हॉस्पिटल में क्या हालत होगी वो भी उसको पता है कि अगर कोई बड़ा अस्पताल है तो 2 घंटे लाइन में खड़ा रहना जो उसके बस की नहीं है, वो उसको खाना खाना पड़ेगा। तो वो उसके दिमाग में परेशानी। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे को भी लगा कि यार तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने उसको ऐसा नहीं कहा। मैंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया और किसी हॉस्पिटल से, बड़े हॉस्पिटल से, इन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटलों में से। तो उन्होंने मुझे को बोला कि अशोक देखो, इसके ना क्वालिटी भी नहीं होती लाइफ की, पेनफुल भी है, और इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैंने ना एक तरीके से अपने दिमाग से उसको ड्रॉप कर दिया एक तरीके से कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मीनवाइल क्या हुआ कि मैंने ही उसको कहा था कि दिल्ली सरकार 5 लाख तक देती है, तुम अप्लाई कर लो। उसने वहां अप्लाई किया तो दिल्ली सरकार ने क्या करा, 4,80,000 का एक चेक एम्स को भेज दिया उसके ट्रीटमेंट के लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि उसको 1 महीने का ट्रीटमेंट मिला। ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक महीना ट्रीटमेंट मिला, उसका 1 किलो वजन बढ़ गया 1 महीने के ट्रीटमेंट। मतलब वो पॉजिटिव प्रोग्नोसिस को दिखाता है कि ये ठीक हो सकता है, मतलब ठीक नॉर्मल रह सकता है। उसके बाद क्या हुआ, जब दूसरा महीना आया तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि पैसे लाओ। ये फिर गया सरकार के पास। सरकार ने कहा भाई 4,80,000 दिया, 5 लाख दे सकते हैं, 20,000 और दे देते हैं तेरे को। 20 लाख से तो कोई 20,000 तो 20,000 से तो कोई समस्या आ लिया, उसका इलाज रुक गया। फिर वो मेरे पास आया, फिर आया दोबारा। जब वो मेरे पास दोबारा आया ना, देखो कई बार ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप क्या फैसला लेते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब वो मेरे पास आया और मैंने देखा कि यार ये बच्चा तो मर ही जाएगा, अगर हमने कुछ नहीं करा तो मर ही जाएगा पक्का, और कुछ करते हैं पता नहीं, कुछ करते तो हैं। फिर मैंने डिसाइड करा कि इसका केस डाल। उसका मैंने सिराजुद्दीन का, उस बच्चे का, मोहम्मद अहमद का केस डाला कोर्ट के अंदर। अब आप देखो, सोच भी नहीं सकता आदमी, वो जज इतना सेंसिटिव था कि उसने कहा कि अगर इसका इलाज है बच्चे का, तो हम इसको कैसे मरते हुए देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते इसको मरते हुए, ये जज ने कहा। और सबसे पहले क्या करा, उसने वकीलों को कहा कि पैसे इकट्ठा करो। वो 13-14 लाख रुपए उसने वकीलों से इकट्ठा करा। उससे 3 महीने उसका ट्रीटमेंट चला। एक वेदांता हॉस्पिटल है गुड़गांव में, उसने 1 महीना की ट्रीटमेंट दिया उसको। फिर जो एक एजेंसी है, ड्रग एजेंसी है, जो ये ड्रग देती है, उसने 3 महीने उसका ट्रीटमेंट दिया। तो इस तरीके से कोई 6, 7, 8 महीने उसको ये ट्रीटमेंट मिलता रहा। और इसी बीच में जो है हाई कोर्ट का फैसला आ गया, और हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, राइट टू हेल्थ जो है वो फंडामेंटल राइट है। कोडिफाइड नहीं है, कानून की किताबों में नहीं लिखा, लेकिन फैसलों के हिसाब से ये फंडामेंटल राइट है। और सरकार को कहा कि आप इसको पैसे, वहां से शुरू हुई। और अभी उसी बात को लेकर एक बॉम्बे में एक फिल्म भी बना रहा है इसी केस को लेकर। और उसके बाद फिर हमने बहुत केसेस डाले इस तरीके के। ESIC समझते हो, कितने लोग समझते हो ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? आपके पापा कहीं होंगे ESI के मेंबर? नहीं होंगे, कोई नहीं है यहाँ जितने बैठे। ESIC का कभी नाम भी सुना है? आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं? आपको पता है 13 करोड़ लोग उसके बेनिफिशियरी हैं ESI के, और उसमें कुछ पैसा मालिक का कटता है। आप में भी कोई नहीं है। ESI का नाम सुना है कभी? आपके पापा है, एक तो मिला। चलो, तो ESI के अंदर क्या हुआ, ESI में इसी तरीके के केसेस हमारे पास आए, और वो केसेस हमने डाले बच्चों के। आप हैरान हो गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं। आज पिछले कई सालों से ESI एक बच्चे पे 1 साल में 1 करोड़ रुपया खर्च कर रही है दवाई का, और आज वो 25-30 बच्चे हमारे सारे नॉर्मल है। 1 करोड़ रुपया खर्च कर रही है 1 साल के अंदर एक बच्चे। तो मतलब मैं ये आप लोगों को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम कोशिश करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, और बहुत कुछ समझ बनती है। अगर आप भी मेरी तरह कुछ उलझे हुए होते समाज में, तो शायद ये सब जानकारी भी आपको काफ़ी होती, क्योंकि आप सुबह उठे, फिर अपना तैयार हुए, थैला लिया, यहाँ आ गए, फिर दिन में जो भी रूटीन है आपका,
उसी रूटीन में चलते रहते हैं और एक तरीके से आप पूरे समाज से कट ही रहते हैं। वो अलग बात है कि अपने फ्रेंड्स में रहे या रिश्तेदारों में रहे, लेकिन एक जो बड़ा समाज है उससे एक तरीके से कट रहते हैं। तो मेरा समझ ये है कि अपनी बात को भी मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं कहने का मतलब ये है कि हम लोग, अगर आप लोग सब सचमुच ईमानदारी से ये समझते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए और आप लोग कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ एक जो भिखारी होता है ना सड़क पे, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए तो, क्योंकि अगर जो भीख देने जाए वो उससे एक बार ये पूछ ले तेरे बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं जाता, तो वो भी एक बहुत बड़ी सर्विस कर रहा है, वो भी रेलिवेंट है। और हम लोग जो एक गरीब परिवारों से निकले हैं और हमने घर के हालातों को देखा है और आज भी देख रहे हैं और हमने खुद भी तकलीफें सही हैं, तकलीफों से गुजरे हैं। घर में वो हालात देखे हैं जब पिता जो है शराब पी के आ गया, माँ को मार रहा है और हम छुप रहे हैं कहीं किनारे में, डर रहे हैं कि अगर यार हमें भी कई बार थप्पड़ पड़ गए। वो वातावरण से हम लोग निकले हैं, उस वातावरण से निकले हैं। तो क्या हम वही वातावरण आज भी आने वाले वक्त के लिए भी रखना चाहते हैं क्या, या बदलना चाहते हैं? तो हम उसको बदल सकते हैं, लेकिन बदल तभी सकते हैं जब हर एक व्यक्ति ये सोचे कि मुझे कुछ करना है और क्या करना है। बहुत कुछ करने के लिए है। एक बार कहते हैं हमें पता ही नहीं है, जो हम करना तो चाहते हैं हमें पता ही नहीं है। मैं बता रहा ना आपको, अपने इलाके के ही लोगों से मिलो, बच्चों से मिलो, देखो उनके क्या कौन से स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, या कोई बीमार आदमी है उसके लिए देखो कि क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये आपको गारंटी नहीं दे रहा कि मैं उस बीमार आदमी का मैं इलाज करा दूंगा, लेकिन हाँ अगर कोई चीज़ ऐसी नोटिस में आएगी तो देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। और हम अगर कुछ जो कर सकते हैं और करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। अभी मैं परसों जब स्कूल में गया था, यहाँ पे एक स्कूल में नजदीक में, कौन सा स्कूल है हमारा, आपके जो ब्रदर हैं जिसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिसानी, तो मैंने वहाँ पे 8वीं क्लास की लड़कियों को मोबिलाइज किया कि आप जो है उनसे डिस्कस किया पहले, फिर मैंने उनको मोबिलाइज किया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। पोस्ट कार्ड कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो। पोस्ट कार्ड एक कार्ड होता है, डाकघर के द्वारा मिलता है, डाकघर में बिकता है, ठीक है। आगे पोस्ट ऑफिस का और पीछे आप उस पर कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं और किसी को भी भेज सकते हैं, वो पोस्ट कार्ड होता है। तो हमने उन बच्चों के साथ बात करी और मैंने उनको बोला कि हमें एक पोस्ट कार्ड लिखना चाहिए चीफ मिनिस्टर को अपने बिहार के, और उसमें लिखना चाहिए कि मैं फलाने स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल में ये कमियाँ हैं। उसमें उन्होंने लिखा है, अभी मेरे को एक सैंपल भेजा है जिसमें अभी मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। उसमें लिखा है हमें सैनिटरी पैड नहीं मिलते हैं, हमारा टॉयलेट टूटा हुआ है, हमारा जमीन फर्श भी जो है जिस पे बैठते हैं वो भी टूटा हुआ है, डेस्क नहीं है, टीचर नहीं है, ये वो कई 4-5 चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। और आज वो शायद पोस्ट कार्ड लिखे जाएंगे वहाँ पर, कोई 250-300 बच्चे पोस्ट कार्ड लिखेंगे, उम्मीद है मुझको। और वो पोस्ट कार्ड लिखकर फिर मैंने उनको बोला कि आप ऐसे करो कि आप लोग सब ग्रुप बना के सड़क पे निकलो, डाकखाने की तरफ चलो, और जैसे 15-20 कदमों से पहले अपना वीडियो एक बनना चाहिए आपका, और पोस्ट कार्ड हाथ में होने चाहिए। और फिर वहाँ लेटर बॉक्स में जाके आप एक लड़की जो है अपना पोस्ट कार्ड पढ़ेगी कि देखो हमारे स्कूल में ये हालत है, तो हमने ये मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखा है और इसमें ये लिखा है, पढ़ के सुनाएगी। और उसके बाद सारे लोग जो है पोस्ट ऑफिस में या लेटर बॉक्स के अंदर वो अपना लेटर डाल देंगे, तो ये वीडियो एक बन जाएगी, पूरे नेशन में जाएगी ये, है। तो अच्छा, वो जो लड़की थी अलका, जिसने जिम्मेदारी ली, लड़कियों में से 2 लड़कियों ने जिम्मेदारी ली और 2 लड़कों में से 2 लड़कों ने जिम्मेदारी ली, ये काम करेंगे। तो अलका ने जो है जिस दिन हम गए उसी दिन शाम को अपने फादर से मेरी बात कराई, और बात कराई, और फादर बिल्कुल खुश था, बहुत कह रहे होना चाहिए। और कल फिर मैंने उसके फादर से बात करी, और कल वो शायद मेले में चली गई, कल स्कूल नहीं गई। तो मैंने फादर को बोला कि वो कहने लगा, मैंने उसको बताया कि आज आप चले जाओ और ये सब करा के ना, और फिर आप ही इसका बढ़िया सा वीडियो बना के भेजो। तो वो मुझे लगता है आज वो तैयार है, शायद ऐसा होगा। तो ये एक एक्शन है ना, इसमें किसी ना, आपने किसी को पत्थर तो नहीं मारा किसी को, लेकिन कुछ भी नहीं पता लगता कि आपके किसी छोटे से एक्शन। मैं तो ये अपने आइडिया दे रहा हूँ ना, मैं आपको अपने जो हमने काम किए हैं या जो मेरे आइडिया वो दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैं अपने से ज़्यादा आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नई आइडिया देंगे कि हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को जो है उछाल सकते हैं चीज़ों को। फेल होना कोई नुकसान नहीं है,
मतलब फेलियर से मत डरो, फेलियर में ही सक्सेस होती है। जब फेल होता है तो उसको पता लगता है कि यार मैं क्यों फेल हुआ, ये कमी है, इसको ठीक करना। तो एक तरीके से फेलियर जो है ना वो आपकी करेक्शन स्लिप है। तो फेलियर होने से कभी मत डरो, फेलियर होने से कभी शर्मिंदा मत महसूस करो, कभी असहाय महसूस मत करो, उससे सीखो, सीख कर फिर चलो। वो चिटी विटी नहीं सुनी जो एक बार चढ़ती है, दूसरी बार चढ़ती है, तीसरी बार चढ़ती है, फिर 5वीं बार चढ़ी जाती है। अगर वो फेलियर अपने को महसूस करती है और बैठ जाती तो कहीं भी नहीं जाती। ये जीवन का भी हिसाब किताब है। तो मैं चाहूंगा मैंने आपको काफी सारा ऑक्सीजन देने की कोशिश करी है। मेरे दिमाग में है कि पीछे कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग इसलिए मर गए, लोगों को ऑक्सीजन ही नहीं मिला है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को मैं ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहा हूँ, है कि आप लोग इस पे सोचो और किस तरीके से कर सकते हैं। और जो भी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो भी आपके सवाल मतलब हिचकिचाओ नहीं, कोई भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा है आप खुल के बात करो। किसी के मन में आ रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना, तो वो भी खड़ा होकर बोले कि मुझे कुछ नहीं करना है, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लोग ये सीरियसली सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि देखो आपको ये बता दो, इंडिविजुअल डेवलपमेंट से कोई डेवलपमेंट नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती। अगर समाज डेवलप होता है ना तो वो गारंटी है। आज अगर आप कनाडा में पैदा होते हैं या किसी और यूरोपियन कंट्री में पैदा होते हैं या और भी किसी कंट्री में पैदा होते, पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़ दो, तो आपको पैदा होने के बाद ये चिंता नहीं होती कि मुझे कौन से स्कूल में जाना है, दाखिला मिलेगा नहीं मिलेगा, अस्पताल बीमार हो जाऊंगा तो कहाँ होगा, रहने की क्या प्रॉब्लम होगी, अगर मेरे माता पिता मर जाए तो फिर क्या होगा, मुझे खाने का क्या होगा। यहाँ तो पैदा होते ही एक तो कर्जदार हो आप पहले तो इंटरनेशनली। हर व्यक्ति यहाँ पे कर्ज, पता है आपको, हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा है हमारे देश में, है पहली बात तो ये। दूसरा आप तो नौजवान है ना, कितनी बार बिस्तर में सोचते होंगे मेरे भविष्य का क्या होगा, कुछ हो नहीं रहा है।